सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। महंगाई अभी आई नहीं है, महंगाई अभी हुई नहीं है, महंगाई की अभी शुरुआत हुई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं पेट्रोल की कीमतें हम बढ़ाएंगे, हमें बढ़ानी पड़ेंगी। और अगर पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई में और इजाफा होता है। ये पैकेज जिसका ऐलान अभी हुआ है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की उस ऐलान की गूंज अभी चल रही है कि हुकूमत बाकायदा तौर पर ऐलान करके महंगाई के बारे में आवाम को आगाह कर रही है और कहती है कि चूंकि दुनिया भर में महंगाई हो रही है, लिहाजा पाकिस्तान में भी हो रही है। और आने वाली जो सर्दियां अब शुरू हो गई हैं, इसमें हमारे पास गैस नहीं होगी। हुकूमत हर जगह पर हैंड्स अप वाली सूरत हाल पर दिखाई देती है। ये जो पैकेज है 120 अरब रुपए का, इस पैकेज के बारे में कहा जा रहा है, जैसे आपने सुना वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं 6 माह के लिए ये पैकेज है, तकरीबन 2 करोड़ लोगों के लिए होगा। अगर एक फैमिली के अंदर 4 अफराद रहते हैं, माँ बाप और उसके 2 बच्चे अगर रहते हैं, मियाँ बीवी और 2 बच्चे, तो ये हुआ कि तकरीबन 6000 फैमिलीज़ के लिए ये पैकेज है। 6000 फैमिलीज़ के लिए मतलब ये हुआ कि पर माह यानी कि हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे। अब इस 1500 रुपये में ये महंगाई का मुकाबला होगा। लोग क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए। वो जैसे हमारे वज़ीर आज़म साहब आजकल अवाम को खिलौना खिला रहे हैं, रिमोट पे चल रहे हैं, इसी तरह वो हमें रिमोट पे चला रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं ना कि 2-4 लोगों को मिल गया या कार्ड जिसके पास है उसको मिल गया तो बाकी जो छनकना हो जाई जान। वज़ीर आज़म का ऐलान तक किया है, बड़े बड़े ताजर जो है ना उनको जाकर पकड़ोगे भाई जो है क्या कर रहे हो। नए अमल दरामद तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सब चोरों की हुकूमत है, चोर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने सब्र के आधों को तो मार दिया, थोड़े और रहेगा वो भी सबर में भर जाएंगे। वो अपने लिए देंगे और किसी के लिए नहीं। आजकल सब अपनी देख रहे हैं। वो तो ऐसे झूठ बोलते हैं, झूठ ही बोलते रहेंगे, उनका काम ही यही है। अब जो है इतनी चीज़ें महंगी हो रही हैं, ये तो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है ना। आवाम की राय कुछ मुख्तलिफ नहीं है और उन्हें हक़ाइक़ का अंदाज़ा है। अब इस सारी सूरत हाल में क्या किया जाए? मेरे पास जो आज पैनल है, मेरा ख्याल है कि आवाम की बात आपने सुन ली, ग्राउंड्स के फैक्ट्स मैंने आपको बताए। जो पैनलिस्ट हैं इससे ज़्यादा रिच पैनल जो है वो शायद पाकिस्तान में हो नहीं सकता। एक साबिक ब्यूरोक्रेट जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट और फेडरेशन को चलाया, काम किया, वो इस वक्त तमाम चीज़ों पे नज़र रखते हैं। और ख़ास तौर पे जिसकी जादूगिरी है वो जादूगिरी है कि वो प्राइस लिस्ट, जो सरकारी प्राइस लिस्ट होती है जिसके तहत कुछ मिलता नहीं है, उसको बनाने और उस पर अमल दरामद कराने वाले भी रहे हैं। सैयद शहाब इमाम साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। एक थिंक टैंक है कराची का जो सारी बिजनेस कम्युनिटी को लेकर चलता है और बहुत सोचने वाले उसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं। उनके सरबराह हमारे साथ बैठे हैं राशिद अहमद सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका भी शुक्रिया। अकील करीम बेडी साहब जो इस वक्त दिफा कर रहे हैं इमरान खान साहब का, उनकी पॉलिसीज़ का, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन बात यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। राशिद भाई, आप मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठते हैं, मुश्किल होती होगी हुकूमत का दिफा करने में। जाहिर है कि बिजनेसमैन को हुकूमत के साथ ही चलना पड़ता है। ये जो सब कुछ है इसको हम क्या कहें? महंगाई अभी शुरू हुई है, पेट्रोल की कीमतें अभी बढ़ेंगी, जाहिर है खाने पीने की अशिया, आटा, चीनी 150-140 रुपए मिल रही है, सब्जियां महंगी, हर चीज़ महंगी है। तो आपके नज़दीक महंगाई अभी शुरू हुई है? फैसल, थैंक यू वेरी मच। देखें, महंगाई अभी शुरू हुई है और महंगाई की अभी कोई लगाम नहीं है कि महंगाई कितनी होगी, क्या होगी। लेकिन अगर आप एक दूसरी तरफ देखें तो मुखालफत बराए मुखालफत में जाएं और अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करें तो बहुत अच्छा, मतलब इसका नहीं कि नहीं जी महंगाई हो गई और गवर्नमेंट फेल हो गई और तबाह हो गए और बर्बाद हो गए लोग। लेकिन आप दूसरी तरफ अगर देखें तो पिछले जब से कोविड आया है, इस 2 साल में पूरी दुनिया की डायनामिक्स चेंज हुई हैं और जो महंगाई है ये पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है। जो ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे जब कंटेनर्स की या शिपिंग की जो ट्रांसपोर्ट होती है ना, तो जो कंटेनर, बिंग एक्सपोर्टर, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कंटेनर कोविड से पहले हम कराची से लंदन तक के लिए लेते थे $1200 का, $2000 का, आज हम ले रहे हैं $8000 का। तो 4 टाइम बढ़ गया। इसका मतलब है कि जो माल मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ लंदन, तो वहाँ पे वो लंदन के अंदर ही वो माल उतना ही महंगा बिक रहा होगा। मैं कनाडा के अंदर $2500 का कंटेनर लेता था, आज मैं ले रहा हूँ $11000 का। तो $6000 जब बढ़ रहा है, $7000 जब बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि जब कनाडा में मेरा माल वहाँ पे पहुँच रहा है
तो वहाँ पे इसी तरह से इतनी महंगाई की तरफ पहुँचना होगा। पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ाएं और इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस के साथ साथ जो पेट्रोल की ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बढ़ गई है, ठीक है। और आफ्टर कोविड जो आपको चैलेंजेस है, जो पूरी दुनिया के चैलेंजेस है, तो वहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट की नाहलियाँ हैं, गवर्नमेंट कंफ्यूज है और उसके साथ बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, लेकिन विजन उनका, जैसे अभी ये पैकेज दे रहे हैं तो इसका मतलब विजन उनका ये है कि वो चाहते हैं कि हम मतलब लोगों को कुछ पास ऑन करें और रिलीफ दें, जितना दे सकें। देखिए मैं बार बार एक बात कहता हूँ, और जब कोई अच्छी बात है तो उसको बार बार कहना चाहिए कि ये गवर्नमेंट वाहिद गवर्नमेंट ऐसी है फैसल भाई जिसके अंदर जिन्होंने आने के बाद 25 साल के आपके साथ एक ब्यूरोक्रेट बैठे हुए जो जिनका रिफंड से हमेशा बड़ा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक रहा है। इन्होंने तो आज मुकदमा असल में जीतना या हारना है, ठीक है ना, मैं बाद में आऊंगा। तो 25 साल से जो रिफंड रुके हुए थे इस गवर्नमेंट ने वो रिफंड दिया और एक पॉलिसी ऐसी लेके आए कि आपका जो सेल टैक्स का रिफंड है वो आपका रियल टाइम आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाए। टर्फ लोन उन्होंने दिया 3% के पर कि जो सनतकार या जो एक्सपोर्टर को समझ आती है बात। इंटरनेशनल सप्लाई चेन टूट गई है, 75,000 के करीब छोटे बड़े शिप समंदर में खड़े हुए हैं, 12 से 14 महीने के अंदर वो कंटेनर पोर्ट्स पे उतरेंगे। अमेरिका के अंदर मजदूर काम करने के लिए आ ही नहीं रहे क्योंकि गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है, काम करने को तैयार नहीं है। लंदन के अंदर उनके पास ड्राइवर नहीं है बस चलाने के लिए, उन्होंने आर्मी से मदद ली है, फौज चला रही है उनकी बसें। चाइना के अंदर लोड शेडिंग है, 3 दिन तक रोजाना सन्नतें बंद है। ये सारी चीजें हैं। मेरे मुल्क में सब्जी बाहर से नहीं आती, मेरे मुल्क में ये खाने पीने की अशिया बाहर से नहीं आती। जो 2-3 चीजें कंट्रोल करने की थी हुकूमत को, वो कंट्रोल नहीं कर सकी। शुक्रिया आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, हुकूमत की नाअहली है, मैं दाद देता हूं आपको, आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। लेकिन ये जो मैनेजमेंट है, मिडिल क्लास तो उड़ गया ना, मिडिल क्लास तनख्वाहदार बंदा तो उड़ गया, बिल्कुल उड़ गया। उसके लिए आपने हुकूमत ने क्या किया आपके ख्याल में मिडिल क्लास तनख्वाहदार? ये सवाल जो आपने करा ना, ये तो बहुत मोर देन एक्सीलेंट सवाल है और आपके तवज्जुह से मैं और भी लोगों को कहूँगा कि जितने एंकर्स हैं वो आप वाला रवैया अपनाएं कि जो हो गया उसके ऊपर तो मट्टी डाल दें, जो हो गया उसको तो कुछ नहीं हो सकता। आइंदा का डिस्कस करें कि गवर्नमेंट को आइंदा क्या करना चाहिए और आइंदा किस तरह से हमको इस चैलेंजेस के साथ निपटना चाहिए। तो ये जो आपका सवाल है, और अगर ये मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि आज मार्केट में अंगूर भी इम्पोर्टेड है, सेब भी इम्पोर्टेड है, मसाफ़ी का पानी भी इम्पोर्टेड बिक रहा है और इंपोर्ट बंद कर दें, ये तमाम चीज़ें आप इंपोर्ट बंद कर दें। आप $4 बिलियन का एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और आपके पास बेतहाशा ज़मीनें पड़ी हुई हैं, आपके पास 60% ब्लू कॉलर जॉब यहाँ पे मौजूद है। तो आप अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात, हुकूमत अपनी आने वाली इस्लाहात के आने वाले ये सवाल में जरा शाह भाई के पास एक चीज़ और मैं आपको कहूँगा शाह भाई कि दूसरा क्या है कि अगर आप ये देखेंगे जो पाकिस्तान के जो डॉलर के डेफिसिट बढ़ा है ना, मैं डॉलर पे आता हूँ ना अभी तो। डॉलर पे तो बहुत लंबी बात वही कर रहा हूँ, मैं आता हूँ शाह भाई। आप चूंकि ब्यूरोक्रेट रहे, आपने लोकल गवर्नमेंट में काम किया, सूबाई गवर्नमेंट में काम किया, फेडरेशन में, वफाकी हुकूमत में काम किया और आप पल्स जानते हैं और आप उन ब्यूरोक्रेट्स में थे जो माल नहीं लेते थे, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट भी पहले ले ली। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आप शीट जारी करते थे, प्राइस लिस्ट, जिस पे अमल दरामद होता ही नहीं है, और इस वक्त भी शब्बर जैदी साहब ने मेरे गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर कहा कि इमरान खान की गवर्नमेंट फंस इस जगह रही है कि जो बीच में आड़ती है और इनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो चूंकि पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या काफ या इन सियासी जमातों से वाबस्ता है, वो इमरान खान का साथ नहीं दे रही। ब्यूरोक्रेट जो है वो डरा हुआ है या अपनी पसंदीदा पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और गवर्नेंस मैनेजमेंट ना होने की वजह से बीच में जो आड़ती है वो ज़्यादा परसेंटेज ले रहा है और इसलिए महंगाई, जो खाने पीने की अशिया में नीचे महंगाई, वो इस वजह से ये प्राइस लिस्ट वाली चीज़ें इंप्लीमेंट क्यों नहीं होती थी या क्यों नहीं होती? देखें, हमारे ज़माने पे जब हम लोग थे, मैं ज़ाहिर है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में ईडीओ एंटरप्राइज एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन था, तो उसका बहुत सारे मैंडेट में से एक मैंडेट ये था कि हम जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट है वो हम माहाना, पहले डिप्टी कमिश्नर्स करते थे, वो डेजिग्नेशन ख़त्म हो चुका था उस वक्त, तो उसमें मैं चूँकि कस्टम्स का बेसिकली ऑफिसर हूँ, तो जो है और जो चीज़ें जो इंपोर्ट होती हैं एडिबल ऑयल्स वगैरह, तो वहाँ से फिर हमने उसकी प्राइस ली और फिर इनके किराना स्टोर वाले जो उस ज़माने में होते थे, कोई मजीद साहब, उनके साथ बैठ के और फिर हमने फेयर प्राइस की और अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने मैनेज किया। आपको याद होगा 2009 में दूध की प्राइस जो है यूनिलैटरली इन्होंने 6 रुपये बढ़ा दी थी, तो 7 घंटे में वो वापस नॉर्मल हो गई, कभी आज तक नहीं हुआ कि वो कम हुई हो। तो उसमें इशू ये है कि माफियाज़ बनाए हुए हैं, सब ने ट्रेड बॉडीज़ बनी हुई हैं,
मुख्तलिफ़ किस्म की, सबके नेता हैं, वो आके जो है वो प्रेशराइज़ करते हैं और वो ब्लैक मेलिंग, जैसे अगर आप कंटेनर्स को रोकें दिन में, जब मैं पोर्ट पे पोस्टेड था तो इसमें SOP ये है कि कोई भी कंटेनर निकलेगा तो उसके नट बोल्ट टाइट होंगे। तो वो मैंने KPT को लेटर लिख दिया कि किसी को आप बाहर ना जाने दें जिसका नट बोल्ट टाइट ना हो, रस्सियों से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंटेनर गिरता है तो वो जिस पे गिरता है वो उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो उस पर स्ट्राइक हो गई। आप जो है इनकी टाइमिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं तो उस पर स्ट्राइक हो जाती है। तो आपको जो प्रॉब्लम क्या है, रेट ऑफ लॉ की प्रॉब्लम है। और मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नेंस मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। तो उसमें ये है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तो दूध की प्राइस हमने कैसे कम की थी, मैंने पिकेट्स लगा दी शहर की जितने भी एंट्री पॉइंट्स पे थे। ये प्राइस लिस्ट पे एग्जीक्यूशन ना होना, फिर आपने माफिया की बात की, सेम बात कर रहे हैं इमरान खान भी, माफिया है माफिया है। अच्छा, हैंडल नहीं हो रही माफिया। ज़ाहिर है इतने आपका बैगेज जो है वो कई डेकेड्स का बैगेज है। अच्छा, हम इस पे बात करते हैं पहले कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कल ही की तारीख में, जिसमें 35 रुपये उन्होंने पर किलो घी पे बढ़ाया है, कीमतें बढ़ा दी। जैसे इमरान खान ने तकरीर करने का भाई से पहले आज से रेट ये होगा, और 33 और तभी तो कह रहा हूं महंगाई अभी शुरू। और 19 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला था जिसमें घी 40 रुपये और एडिबल ऑयल 107 रुपये। अच्छा, 19 अक्टूबर को ही असद उमर साहब ने ऐलान किया था कि हमने जो ड्यूटी है एडिबल ऑयल्स पे जो 10,000 रुपये पर टन थी उसको हमने 5,000 कर दिया है, और जो 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी वो हमने ख़त्म कर दी है, और जो जनरल सेल्स टैक्स है जो 17% से हमने 18.5 किया, मगर उसका फॉर्मल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ। तो ये क्या, ये माफिया जो है वो इस साइड पर है या माफिया इस साइड पर भी है? मिस मैनेजमेंट ज़्यादा है, मिस मैनेजमेंट ज़्यादा है और माफिया भी साथ साथ है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि कोई पीस मिल इसका कोई तलाश ढूंढे, सोल्यूशन ढूंढे। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव, हुकूमत में भी माफिया है, हुकूमत में मिस मैनेजमेंट है, हुकूमत में मिस गवर्नेंस है, इसलिए डिलीवर नहीं हो रहा। नहीं, हुकूमत में माफिया नहीं है, माफिया तो ऑर्डिनरी ये जो देखिए मैं कह रहा हूँ हुकूमत में भी उस साइड तो माफिया है, हुकूमत में तो डिलीवर नहीं कर पा रही ना। वो तो इनकॉम्पिटेंस के इश्यूज है ना, कॉम्पिटेंस के इश्यूज है। मगर एज ए सोसाइटी, एज ए सिविल सोसाइटी या एज ए ऑर्डिनरी सिटीजन या एज एन एक्स ऑफिसर मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारी जो सोसाइटी में बिल्ट इन माफियाज बन गए हैं, हर जगह पे एसोसिएशंस बन गई हैं, लेबर एसोसिएशंस हैं, हर चीज़ की एसोसिएशन है, हर चीज़ के लीडर्स हैं, और वो अंडी आके करते हैं। आपका कानून सख्त हो जाए। मैं दुबई में टैक्सी में बैठा, वो हर सिग्नल पे रुक रहा था, ड्राइवर कराची का था। मैंने पूछा वहाँ तो कोई सिग्नल ऑब्जर्व नहीं करते, कहना सर वहाँ कायदा कानून नहीं है। तो अगर आपका रेट ऑफ लॉ मजबूत हो जाए तो फिर किसी की मजाल नहीं है। अच्छा, आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। हमने पैकेज सुन लिया, लोग कह रहे हैं महंगाई अभी आई नहीं है, महंगाई अभी आनी है, पेट्रोल की कीमतों में वज़ीर आज़म ने कहा इजाफा होगा, होता रहेगा। ये 120 अरब रुपए का पैकेज आया है, सनतकार डरे हुए हैं, आम आदमी भी डरा हुआ है, मिडिल क्लास की तो जान निकली हुई है। ये नया जो सिनेरियो है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये बात तो सही है फैसल भाई कि ये जो महंगाई है वो इम्पोर्टेड महंगाई है। ज़ाहिर ऑयल प्राइसेस जो है वो 30-40 का $80 हो जाना, एडिबल ऑयल का डबल हो जाना इंटरनेशनल मार्केट्स में, कोल की प्राइसेस का डबल से, स्टील की प्राइसेस डबल से ज्यादा हो जाना, इसमें तो क्या मतलब ये है कि ये तो किसी के हाथ में नहीं है। अब इसमें जो पहले भी आपके प्रोग्राम के अंदर जो है वो बातचीत हमारी होती रही है, और उसमें यही था कि लोगों की इनकम जो है वो बढ़नी चाहिए। तो इनकम अगर बढ़ेंगे तो ये महंगाई को जो है वो अफोर्ड कर सकेंगे। तो उसके लिए इकदाम जो है वो जरूर, जो लोग कुछ लोग हैं, जैसे मैं समझता हूँ कि जिसका आपने इशारा भी किया कि जो खास तौर पे नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ज्यादा तकलीफ दे। हालांकि ये एग्रीकल्चर फार्मर्स के पास पैसा गया है, कंस्ट्रक्शन में जो लोग इन्वॉल्व हैं वर्कर्स, उनके रेट्स जो है वो बढ़ गए हैं। आपका टूरिज्म में जो है वो डिमांड अच्छी हो गई है, तो प्राइसेस वहाँ उनके हाथों में पैसे बेटर आए हैं। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की रेमिटेंसेस जो है वो बढ़ी हैं और उनके हाथों में पैसे ज्यादा हैं। लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं शहरों में, उनके लिए चैलेंज है, और उन चैलेंज में ज़ाहिर है कुछ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करे, कुछ ये जो एम्प्लॉयर्स हैं वो एम्प्लॉयर्स भी, चूंकि कोविड के बाद बिजनेसेस अच्छे हुए हैं
तो उनको भी चाहिए कि वो जो अपने जो वर्कर्स हैं उनको उनके 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 जो भी मसले मसाइल हैं उनको उसमें थोड़ा सा कम करने में उनको कंट्रीब्यूट करें, तो ये करें। और फिर ये है कि साइकिल्स होते हैं, कमोडिटी साइकिल अभी जो है वो हाई प्राइस कमोडिटी साइकिल चल रहा है, फिर वो लो प्राइस भी आता है, तो उसका इंतजार करें कि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो ज़रा हमारा सप्लाई वगैरह की जो है वो बेहतरी की वजह से, और फ्रेट रेट्स जो है इंटरनेशनल फ्रेट रेट भी बहुत बढ़ गए हैं ना, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात हो गई हैं। और फिर इन मुश्किलात की वजह से रुपए पे प्रेशर आता है, जब रुपए पे प्रेशर आता है तो वो भी एक महंगाई का बायस बनता है। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि इससे छुटकारा या इसको जो है वो हैंडल करने का तरीका यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, लोगों की आमदनियाँ बढ़े, और जिन सेगमेंट को जो है वो सपोर्ट की ज़रूरत है गवर्नमेंट की तरफ से और एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से, उनको जो है वो ये सपोर्ट प्रोवाइड। अरे भाई ये बताएं, डॉलर कितना नीचे आएगा? शब्बर जैदी कहते हैं कि इसकी रियल वैल्यू जो है वो 160 से 165 के दरमियान है, आज 171 समथिंग पे है। आपके ख्याल में पाकिस्तान में डॉलर की अब जो कदर है वो और गिरेगी, वाकई 160-165 के दरमियान है, और उससे फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान में महंगाई और इसके हवाले से? जी, आई थिंक मैं एग्री करता हूँ जो शब्बर साहब कहते हैं, वैल्यूएशन के 165 की रियल वैल्यू जो है वो होनी चाहिए, और लगता भी है कि शायद हो जाए, क्योंकि ये IMF का जो है वो 1-2 रोज में अगर अप्रूवल अनाउंसमेंट हो जाती है जी, तो डेफिनेटली मार्केट पे कूलिंग इफेक्ट होगा उसका। और लेकिन रुपी डॉलर पैरिटी लॉन्ग टर्म में जो है वो हमेशा ये हिसाब करना चाहिए कि हर साल रुपया जो है वो 5% डिप्रिशिएट होगा डॉलर के अगेंस्ट। अगर 20 साल का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी आप लेते हैं ना जी, तो 20 साल का कैलकुलेशन करते हैं तो एवरेज रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 5% के लगभग ही आता है। अच्छा, तो कभी ये है कि वो रुका रहता है कुछ पीरियड, और कुछ पीरियड जो है वो ज्यादा गिर जाता है जी जी जी, तो लोगों में फियर और खौफ पैदा हो जाता है। लेकिन आगे भी गोइंग फॉरवर्ड ये समझना चाहिए। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप भी कह रहे हैं 165 के दरमियान होगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। लोग परेशान हैं, आपने गुफ्तगू सुनी आरिफ हबीब साहब की, राशिद साहब की भी और डॉक्टर शहाब साहब की। लोग करें क्या? महंगाई अभी आना शुरू हुई है। वज़ीर आज़म की तकरीर के अंदर ये जो बात है ना कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, लोग डरे में। अब ये लोग डरे ही रहे या कोई स्ट्रैटेजी बनाएं? स्ट्रैटेजी बनाएं तो क्या बनाएं? देखिए, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इस माली साल में पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी, लेकिन ये इस तकरीर का इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 610 अरब रुपए का हमारे बजट में लिखा गया है कि हम पेट्रोलियम लेवी लेंगे, यानी 50 अरब रुपया महीना। तो जब अगर आप वो नहीं लेते, जो अभी नहीं ले रहे, तो फिर आपका बजट खसारा बढ़ेगा, कर्जे बढ़ेंगे। तो ये जो माली साल है इसमें बेतहाशा महंगाई बढ़नी है, और इसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि हमने जो रुपए की कदर गिराई है उसको दिफा मुमकिन नहीं है। क्यों गिराई है, क्यों गिरने दी गई, क्यों जानबूझ के शरह सूद को दुनिया में सबसे कम करके सस्ते कर्जे फराहम करके तिजारती खसारा बढ़ाया, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा होने वाला है, जारी हिसाबात का खसारा बढ़ाया। तो ये जो हमारी माशी पॉलिसियाँ हैं, इसमें तो बुनियादी चीज़ तो अब ये देखनी है कि स्टेट बैंक ने ये सब कुछ जो किया है और वजारत खजाना उनके साथ शामिल रहा है, रुपए की कदर क्यों इतनी गिराई गई, सस्ते कर्जे क्यों फराहम किए गए, इतनी ज़्यादा शरह सूद 13.25 से 7% आपने कर दी, जो दुनिया में किसी ने नहीं की थी। तो ये फैसले जो है ना, ये पुरस्कार मैं कहता हूँ, और इसका नतीजा अभी आता रहेगा आने वाले वक्त में। इसलिए कि मैं बिल्कुल कायम हूँ उसके ऊपर। अच्छा। अगर कटहरे में खड़ा किया जाए तो वो इस बात का जवाब देते हैं कि जनाब आपने 41% रुपए की कदर गिराई है, और आपने जो है शरह सूद गिराई थी वो पाकिस्तान में डिस्काउंट रेट दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमी थी। तो क्या खुदा न खास्ता कोविड-19 का नुकसान यहाँ सबसे ज्यादा हुआ था? अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की अच्छी पॉलिसी थी, मैं मानता हूँ। तो कोविड-19 को हमने कंट्रोल किया। तो फिर आपको क्या जरूरत थी कि इतना ज्यादा गिरा के सस्ते कर्जे दे के इम्पोर्टेड गाड़ियाँ, गैर जरूरी इम्पोर्ट्स हुई हैं, गैर जरूरी इम्पोर्ट्स हुई हैं,
और जब तिजारती खसारा बढ़ रहा था दिसंबर 2020 में हमने शो डाला था कि भाई तिजारती खसारा बढ़ रहा है, तो स्टेट बैंक ने इकदाम उठाए अक्टूबर 21 में। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल वाजह है कि जब रुपए की कदर मई से गिरनी शुरू हुई तो बाद में कहा जी ये तो अफगानिस्तान है। अरे जनाब, अफगानिस्तान तो अगस्त में आया था और अब जो इम्प्रूव हो रही है तो अफगानिस्तान तो अब भी है। बेसिकली जब मई में ये गिरनी शुरू हुई और उसके बाद से तकरीबन 16-17 रुपए गिर गई चंद महीने में, तो स्टेट बैंक क्यों खामोश रहा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या कर रही थी? फिस्कल मॉनेटरी बोर्ड क्या कर रहा था? ये वो सवालात हैं जो अभी इस बार आरिफ भाई, मेरा ख्याल है कि आपका सब्जेक्ट है, क्या जवाब देंगे इस पे? सवाल जो खड़े किए, पुरअसरार खामोशी, पुरअसरार मिशन, किस तरह से रुपए की कदर कम की गई? नहीं, शुरू में आई थिंक जो IMF प्रोग्राम नेगोशिएट हुआ था उसमें जो अपफ्रंट कंडीशनलिटीज जो हैं वो हमने हार्श जो है वो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ी। अब ये हम कहें कि ये इन्होंने नहीं करना चाहिए और क्यों किया, एक तो बात ये हो सकती है, और एक बात ये थी कि ज़ाहिर वो जब IMF का प्रेशर तो हमने देखा है कोई भी जो है वो फेस नहीं कर पाता। अल्टीमेटली जो है वो IMF के सामने हथियार डालना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली कोशिश की जाती है, लोग करते हैं, जो भी लोग इसमें जिम्मेदार होते हैं वो कोशिश करते हैं कि भाई कम से कम हार्श कंडीशनलिटीज हो, क्योंकि सबसे ज्यादा तो उस हार्श कंडीशनलिटीज को पॉलिटिकली तो उन्हीं को फेस करना होता है। लेकिन समहाउ IMF कभी जो है वो बात मान जाता है, कभी नहीं मानता। तो वो डेफिनेटली हम बाहर बैठ के तो कमेंट कर सकते हैं कि ये यार सही नहीं है, लेकिन वहाँ उस वक्त हालात क्या थे और हमारी क्या बार्गेनिंग पोजीशन क्या थी कि हम क्या उसके वॉकआउट कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। जैसे अभी आजकल ये तो मतलब पुरअसरार नहीं है, वाकई स्ट्रेटेजी के तहत है, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हथियार डालने पड़े, मतलब यही है। जी, हथियार डालने, मतलब ये कहना तो ठीक नहीं है किसी की नीयत को तो हम चले, बल्कि वो सब हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। तो उनको सपोर्ट देने की जरूरत होती है ताकि वो हिम्मत रखें, ताकत रखें, अच्छे तरीके से बार्गेन कर सके। लेकिन उन पे हम एलिगेशन तो नहीं लगा सकते किसी किस्म का। एलिगेशन लगा सकते हैं शाही साहब, आपको एतमाद करना पड़ेगा, बेशक हथियार डाल दिए। मैं इसमें क्लैरिफाई करना चाहता हूं अगर आप इजाजत दें। जी जरूर। देखिए, मार्च से जून 2020 तक हमने शरह सूद कम की थी, दुनिया भर में सबसे कम। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि IMF तो ये कहता है कि आप शरह सूद बढ़ाएं, अब फिर कह रहा है। तो उस वक्त तो IMF से मायदा तो आपका फरवरी 21 में हुआ है। जो चीज मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, मैं रिसर्च का आदमी हूँ बुनियादी तौर पर, मार्च से जून 2020 तक जो शरह सूद में कमी की गई थी 13.25 से कम करके 7%, जो दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी कमी थी, उसका IMF से कतई कोई ताल्लुक नहीं है। IMF तो हमेशा आपसे शरह सूद बढ़ाने का कहता है। हमारा एग्रीमेंट तो फरवरी 21 में हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ मार्च से जून 2020 की। ठीक है शाही साहब, इस वक्त बताएं पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में है कितनी, होनी कितनी चाहिए? 171 समथिंग आज है। आरिफ भाई ने भी कहा, शब्बर जदी साहब ने कहा कि इसकी रियल वैल्यू जो है 160 से 165 के दरमियान है। आपके ख्याल में कितनी है? देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं, 160 तो खैर नहीं है, लेकिन ये इस वक्त 165 है। लेकिन आप ये ना भूलें कि इस वक्त हमारा तिजारती खसारा जो है वो 350 अरब डॉलर महीने का है जी। ये बहुत बड़ा है। और दूसरी बात ये थी कि अभी हम ये कम क्यों होगी मैं आपको बता दूं। अभी हम IMF से कर्जा ले रहे हैं, अभी हमने सऊदी अरब से लिया है। इसके फौरन बाद हम दुनिया में जाएंगे और हम बड़े पैमाने पे बैरूनी कर्जे हासिल करेंगे। तो अगर आपने 30 अरब डॉलर के कर्जे इस हुकूमत के दौर में इजाफा हुआ है बैरूनी कर्जों में, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार इजाफा है, सबसे तेज रफ्तार। तो उस बैरूनी कर्जों को मैं ब्रेक ले रहा हूँ। आरिफ भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि रियल वैल्यू अगर इसकी 160 या 165 रुपये है तो उससे बुनियादी तौर पर आने वाले दिनों में महंगाई में कमी होगी या नहीं। वज़ीर आज़म कहते हैं पेट्रोल की कीमतें हम बढ़ाएंगे, तो महंगाई तो अभी होगी। इन दोनों के दरमियान क्या है मामला, राशिद साहब से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं पेट्रोल की कीमतों में अभी इजाफा होगा, यानी कि महंगाई अभी शुरू हुई है, महंगाई अभी होगी। डॉलर कहा जा रहा है कि 160 से 165 के दरमियान इसकी वैल्यू है, 170 से नीचे आएगा।
राशिद भाई, आपने गुफ्तगू सुनी आरिफ हबीब साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी शाहिद साहब की, हम पहले भी बात कर रहे थे, ये डॉलर की कीमत के मामले में इतनी तजादात क्यों हैं? और जब डिवैल्यू हुआ रुपया तो फ़ायदा किसको हुआ? कोई पुरस्कार किस्म की कोई कार्रवाई हुई क्या? नहीं, पुरस्कार कार्रवाई तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि जितने बड़े बड़े इकनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, जैसे अभी आरिफ भाई कह रहे थे कि लोगों की कोशिश ही होती है, जो लोग बैठे हुए होते हैं ना, क्योंकि उनकी हुकूमत होती है और उनकी तो फुल कोशिश होती है कि हम लोगों को और आवाम को जितनी अच्छी रियायत दे सकेंगे, जितना अच्छी सस्ताई या पैकेज दे सकेंगे, उतना उनके लिए मुस्तकबिल उनका बेहतर होता है। तो पुरस्कार ऐसी होनी थी। बहरहाल एक बात है कि गवर्नमेंट में सारे फरिश्ते नहीं होते हैं, हर गवर्नमेंट के अंदर माफिया होते हैं। इस गवर्नमेंट में माफिया होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, और इस गवर्नमेंट के अंदर माफियाज हैं, बहुत सारे माफियाज हैं। और फिर सब पे बढ़ के कोई एक ऊपर ब्यूरोक्रेट्स कुछ ऐसे बैठे हुए हैं जो आपके यहाँ जो है ना बहुत सारे गवर्नमेंट को चलने नहीं भी देना चाहते। लेकिन अभी शाहिद साहब कह रहे थे कि उन्होंने अपना सस्ता लोन दे दिया और अपना जो सूद का मतलब जो बेस पॉइंट था वो उन्होंने बहुत ज़्यादा गिरा दिया। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी थी। ये वो अच्छा, हाँ देखें, ये लोगों को कर्जा देने वाली बात, बिल्कुल ये चीज़ें अच्छी थी। देखें जब उन्होंने कर दिया, देखें हमेशा क्या होता है कि आज जब आप स्टेप लेते हैं ना उसका इफेक्ट आपको आगे जाके आता है। इन्होंने सस्ते कर्जे दिए, 3% पे इन्होंने ट्रस्ट लोन दिया, और उस 3% पे ट्रस्ट लोन के बाद मिलियंस डॉलर की मशीनें इंपोर्ट हुई हैं। अब वो मशीनें काफ़ी हद तक आ चुकी हैं और काफ़ी मशीनें आने वाली हैं। तो जब ये मशीनें लगेंगी तो आपको रोज़गार पैदा होगा, और जब रोज़गार पैदा होगा, ये मशीनें चलेंगी, जब ये प्रोडक्शन करेंगी, जब ये प्रोड्यूस करेंगी, तो दो काम होंगे। एक कि जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपकी इंपोर्ट डिक्लाइन होगी और आपकी एक्सपोर्ट जो वो इंक्लाइन होगी। तो ये तो गवर्नमेंट का इतना अच्छा फैसला था कि इस फैसले की वजह से जो मशीनरी आई, इंडस्ट्री लगी, कारखाने लगे, एक हद तक तो फायदा हुआ। सनतकार थे, जो इंडस्ट्री थे, जो ताजर थे, उनका इस हुकूमत के ऊपर एक एतमाद इन्हीं वजूहात की बिना पर हुआ था। लेकिन अब जैसे मुस्फत आपसे कह रहा था कि अब करना ये चाहिए गवर्नमेंट को कि सबसे पहले तो जितनी चीज़ें इंपोर्ट हो रही है ना उनको खत्म करना चाहिए, और दूसरा ये देखना चाहिए कि हमारे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम पहले एक्सपोर्ट किया करते थे और आज हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन सेक्टर्स को भी एक्सपोर्ट में लेके आना चाहिए। आज के दिन तक एक्सपोर्ट की गवर्नमेंट की 5 सेक्टर की एक पॉलिसी है, एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं है। तो ये जो पॉलिसी है ना ओवरऑल एक्सपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए, 5 सब्जेक्ट की, ये 5 सेक्टर की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए ये एक्सपोर्ट पॉलिसी है। हाँ। अगर आज कोई $1 लाख की एक्सपोर्ट कर रहा है और उसको वो मराहत मिल जाए जो 5 सेक्टर को है, तो मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि अगले साल उसकी $1 लाख की बजाय $3 लाख की एक्सपोर्ट हो सकती है। और पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसे सेक्टर्स मौजूद हैं कि जिनके अंदर गवर्नमेंट ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक्सपोर्ट करेंगे, और आज वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज आप जितनी आईटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपने कभी पहले सोचा नहीं था कि आप इतनी आईटी एक्सपोर्ट करेंगे। मैं पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं तकरीबन 1 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ की अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो कभी पहले पैकेजिंग के बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि पैकेजिंग पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो सकती है। वैसे आपकी इंडस्ट्री को लोगों को दिखाना चाहिए आप नायाब किस्म की। और हमारा अब जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो 3 बिलियन का है। आइंदा आने वाले साल में हम 3 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे। तो आपके ख्याल में डॉलर को जो किया, रुपए की कदर कम की गई, उससे फायदा हुआ? डॉलर की मैं बात नहीं कर रहा, रुपये की जो कदर कम हुई, मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं बेस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डॉलर तो अगर सस्ता होगा तो आपको मल्टीपल फायदे हैं कि अगर डॉलर सस्ता होता है तो आपके बैरूनी कर्जे कम होते हैं। जब आपके बैरूनी कर्जे कम अभी जो हमारे यहाँ पुरस्कार तौर पर जो हुआ उसके ऊपर मैं आपको कमेंट चाह रहा हूँ। देखिए, मैं इसको पुरस्कार नहीं कहूँगा। अच्छा, ये इसलिए पुरस्कार नहीं है कि आपके कुछ काम गलत थे जिसकी वजह से ये हुआ। अच्छा, नंबर 1 ठीक किया गया, यानी कि हुकूमत ने ठीक किया? नहीं, हुकूमत ने ठीक भी करा और हुकूमत ने गलत भी करा। हुकूमत ने ठीक या गलत ये करा कि हुकूमत को इतनी महंगी LNG इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी और उन्होंने इतनी महंगी LNG इंपोर्ट करी, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा काम अभी कर सकती है, और गवर्नमेंट को अभी इमीडिएटली अगर इसको फोकस कर ले तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आपके हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे और डॉलर बहुत नीचे आ जाएगा। देखिए, जिस मुल्क में 22 करोड़ की आवाम हो और 60% आपके पास ब्लू कॉलर जॉब हो, जिसके अंदर दुनिया के बेहतरीन पहाड़ हों, जहाँ पे दुनिया के बेहतरीन जंगलात हों, जहाँ पे दुनिया के बेहतरीन आम हों, जहाँ पे दुनिया के बेहतरीन कीनू हो, जहाँ पे दुनिया के बेहतरीन चावल हो, जहाँ पे दुनिया की बेहतरीन कॉटन हो, ठीक है ना। और मान ली क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं जो दुनिया की बेहतरीन है, ठीक है ना। तो आपको 2 काम ये करना चाहिए। एक
टूरिज्म को बहुत ज़्यादा फ़रोग देना चाहिए। और नंबर 2 ये कि आज आप सफ़ेद चना इंपोर्ट कर रहे हैं, आज आप दाल चना इंपोर्ट कर रहे हैं, आज आप एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर वही बात आप कह रहे हैं, इंपोर्ट बंद करो, ये तमाम टूरिज्म को बढ़ाओ, आप ये तमाम इंपोर्ट बंद करें। लेकिन जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक ट्वीट दिखाता हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक बड़ा यूनिक किस्म का ट्वीट किया, बहुत पॉपुलर हो रहा है। वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी इस हुकूमत के दरमियान जो दौर हुकूमत का 3-3.5 साल है उसमें 57% बढ़ी है। पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान की में इस हुकूमत ने 49% तक बढ़ाई हैं। घी की कीमत 108% बढ़ी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं चीनी की जो कीमत है वो 83% बढ़ी है और 20 किलो जो आटा है उसकी कीमत में 52% तक इजाफा हुआ है। शाहब साहब, जब हम सरकारी लिस्ट देखते हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो फैक्ट्स वाली बात की ना, कोई झुटला ही नहीं सकता। अब कितना भी कोई इमरान खान के करीब हो, उसको चूमता हो, प्यार करता हो, हुकूमत के लिए जान निछावर कर दे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ट्वीट से बाहर नहीं आ सकता। ये तो ग्राउंड रियलिटी। आज शहरों में इससे ज़्यादा महंगाई है। जो सरकारी लिस्ट होती है जिसमें कहते हैं कि दूध इतने रुपए किलो, सब्जी इतने रुपए किलो, ये मैं सिर्फ चूंकि आप ये काम कर चुके हैं, आम आदमी को समझ आना चाहिए सरकारी लिस्ट बनती कैसे है और ये सामान इस पर बिकता क्यों नहीं है, और लिस्ट लगी भी होती है, दुकानों में लगी भी होती है। आम आदमी का ताल्लुक तो इस चीज है कि सरकार ने बोला भाई इतने रुपए किलो है घी। अगर आप मुझे आधा मिनट देते हैं शाह भाई के पास जाने से पहले, तो मैं आता हूं आपकी तरफ। इस ट्वीट का एक जवाब मैं थोड़ा सा दे दूं। देखिए, इस ट्वीट में इन्होंने जितनी चीजें दी ना कि इतनी महंगी भी है, आप इसका कंपैरिजन इस वक्त आफ्टर कोविड पूरी दुनिया से निकालें कि अगर अरे राशिद भाई ये तो फुल टॉस है, इस पे मैं शॉट मारूंगा, बॉल ग्राउंड से गलियों में जाएगी। दुनिया में लोगों की कुव्वत खरीद, उनकी तनख्वाह, यहाँ तो सेठ टाइम पर तनख्वाह नहीं देता, यहाँ पे कर्ज नहीं मिलता, यहाँ मेडिकल नहीं है, यहाँ करप्शन है, यहाँ पॉलिटिकल तासुब है, यहाँ आप मुकाबला कहाँ कर रहे हैं दुनिया की उन चीजों से। वहां तो कोविड के अंदर घर बैठकर पैसे मिल रहे थे। गलत था। अमेरिका में हुआ ना, वो लोग काम करने के काबिल नहीं रहे, इकोनॉमी उन्होंने गिरा दिया। कनाडा में भी मिल रहा है। कनाडा में ये हुआ। हमारी जो पॉलिसी रही कोविड में वो एक्सीलेंट पॉलिसी रही है हमारी गवर्नमेंट ने जो वो। लेकिन हम जब बात करते हैं ना दुनिया में महंगाई है, वो भाई यहाँ तो सिनेरियो ऐसा है कि कराची में कचरा उठाने वाला कोई नहीं है, पानी देने वाला नहीं है। कराची में पानी जो मुल्क को चलाने वाला शहर है उसके मसाइल पे आ जाए तो ये परस्ती उड़ जाएंगे ना सारी पॉलिसी। बिल्कुल सही है शाह भाई। देखें, हमें ना बेसिकली अपने कंसेप्ट्स को ठीक करना चाहिए सर। जो प्राइस कंट्रोल है या प्राइस मैकेनिज्म जो है वो एक सूबाई सब्जेक्ट है, और सिंध में जो है सबसे ज़्यादा महंगाई है तो उसकी ज़िम्मेदारी इमरान खान की नहीं है, उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है। और उसमें ज़ाहिर है जो मिडल मैन है या जो भी लोग हैं या जो सुपरविजन में हैं या जो मॉनिटरिंग में हैं या जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना है, वो सारे के सारे एम्प्लॉयमेंट ऑफ सिंध के। ये एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, हम 520 जो मुलाजमीन है ना सिंध गवर्नमेंट के, नैब ने बोला इनको निकालो, सुप्रीम कोर्ट बोला इनको निकालो। हाँ, तो नैब जो वो उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, उन्होंने पैसे लेके नैब को पैसे दे के नौकरियां की हुई और प्रमोट, तो अब इस ब्यूरोक्रेसी से रिजल्ट कैसे मांगे? देखें, एक तो हम जो वर्ड यूज करते हैं ना ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये होता है कि वो सिस्टम जो फेडरल हो, तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो CSS ऑफिसर्स हैं, तो उसका मतलब ये होता है सिंध गवर्नमेंट के अंदर नहीं है यार। नहीं, अच्छा, यहाँ जो भर्तियाँ हुई है ना, तो यहाँ पे तो भर्तियाँ ऐसी हुई हैं कि जो PN था, जो नायब कासिद था, जो घर में काम करने वाला था, वो असिस्टेंट कलेक्टर और असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लगे हैं मोहतरमा की पहली गवर्नमेंट में। बातें करते हैं तो ब्यूरोक्रेट्स भी मैं बता रहा हूँ आपको। और वो अल्लाह ताला उनको जो है वो उसका अजर देगा जस्टिस मुस्लिम हानी साहब को, जिन्होंने 800 एम्प्लॉयमेंट 800 इरेगुलर प्रमोशंस को सीधा किया। साहब, अब जो कुछ भी है सिंध गवर्नमेंट में जो ऑफिसर्स हैं वही ब्यूरोक्रेसी है। अगर वो डिलीवर नहीं कर रही और कोर्ट कह रही है इनको निकाल दो, ये कैपेबिलिटीज नहीं इनके अंदर, आवाम का इसमें क्या कसूर है? अगर हुकूमत नहीं निकाल रही, वो तो कह रहे हैं कि भाई आपने लिस्ट बनाई है, इसके अंदर सब्जी की और खाने की और कीमतें ये हैं, तो इस कीमत में आप मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर आपका होता ये है कि जो है ना जो प्राइस इंस्पेक्टर है ना, वो एक लुक्रेटिव पोस्ट होती है। हाँ। अगर किसी की आप भर्ती करा दे प्राइस इंस्पेक्टर की, तो उसमें उसकी मौज हो जाती है खानदान की। कितनी मौज होती है? अच्छी खासी होती होगी। अच्छी खासी। मैं तो लगा नहीं हूँ कभी। आप तो सुपरवाइजर, आप तो लगाने वाले। अब मुझे बताइए कि अवाम क्या करें? शिकायत करें कि सरकारी लिस्ट के मुताबिक खाने पीने की अशिया नहीं मिल रही। अवाम कहाँ? पोर्टल पे जाएं, वजीर आजम पाकिस्तान के पोर्टल पे बताएं, कोर्ट में जाएं, किसको? कमिश्नर को बताएं। एक इंस्टीट्यूशन था यहाँ पे सिविल सर्विस का,
जिसमें डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर होता था, वो डेवोल्यूशन में सन 2001 में ख़त्म हो गया। उसके ख़त्म होने की वजह से काफ़ी ख़राबियाँ हुई। एक तो पुलिस जो है वो सिविलियन सुपरविजन से निकल कर आ गई बाहर। तो एक तो ये है इशू कि आपके पास वो प्राइस कंट्रोल के जो मजिस्ट्रेट्स होते थे वो अब नहीं एग्जिस्ट करते, वो जुडिशरी को आपने दे दिए हैं, और ज़ाहिर है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट वो काम नहीं कर पाता जो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करता था, चूँकि ज़ाहिर है आपने उसको अलग करना था मजिस्ट्रेसी को और जुडिशरी को। तो आपने जो आप कहते हैं गोरे का सिस्टम, तो गोरे का सिस्टम तो है ना आपके हिसाब से, मतलब कोई हल आवाम कहीं नहीं जा सकते, देखिए शिकायत कहाँ करेंगे? नहीं, अवाम को चाहिए कि जो है ना वो एजिटेट करे, वो आए बात करे भाई, जल्द से जुलूस ने पसीने निकाल दिए, तेल निकल गया लोगों का। देखिए यही हल है। शाहिद साहब, ये मैंने अवाम वाली बात की है कि आम आदमी क्या करे जब सरकार एक लिस्ट निकालती है कि ये खाने पीने की कीमत है सरकारी सतह पे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल बहुत सारी बातें फरमाई, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। सरकारी नर्ख पे अगर कोई चीज़ ना मिल रही है तो आपके ख्याल में करना क्या चाहिए? लेकिन पहले आप मुझे इजाज़त दे दें, एक एक जुमले में 3 बातें आपको बता दूं जो बुनियादी हैं, बहुत ज़रूरी। नंबर 1, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अभी ये तस्लीम किया है कि हमने जो शरह सूद में कमी की थी उसकी वजह से लोगों ने गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स की, लोगों ने गैर ज़रूरी तौर पर गाड़ियाँ इंपोर्टेड ख़रीद ली, जिसकी वजह से हमारा तजारती खसारा बढ़ गया। अब हम इस पॉलिसी को बदल रहे हैं, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये हम भूल रहे हैं कि जिस वक्त हमने रुपए की कदर शरह सूद में कमी की थी, उसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A और 40A को तोड़कर और आईन पाकिस्तान की शिक 3 को तोड़कर जो 3 करोड़ से ज़्यादा खातेदार थे उनकी मुनाफे की शरह कम करके 600 बिलियन रुपए 3 करोड़ आवाम से वापस लिया है, कानून तोड़कर। वो खाते थे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग में, उसको आपने लिंक कर दिया। ये जो हम बात कर रहे हैं कि आपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है, वो आपने इन 3 करोड़ आदमियों की जिंदगी अजीरन बनाकर और कानून तोड़कर किया है। ये रिकॉर्ड पर है, नंबर 1। दूसरे, कौमी बचत स्कीमों में आपने कमी की है, आपने बहबूद में कमी की है, पेंशनर्स को जो मुनाफा मिलता है, बेवाओं को जो मुनाफा मिलता है, उसमें कमी करके ये पॉलिसी रखी थी और अब ये तस्लीम किया है कि ये गलत था। और आप देखेंगे IMF मुतालबा कर दिया है कि इसको आप बढ़ाएं। दूसरे, रुपए की कदर मैं आपको बता दूं, $60 बिलियन की आपकी इंपोर्ट है, $60 बिलियन की। जब उसके रुपए वैल्यू जो थी वो अगर 18 में थी 12,400 पर, अब ये हो गई है 17,400। उसके हुकूमत को डिविडेंड है। तो ये जो बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, आपने जो रुपए की कदर गिराई तो 60 बिलियन की इंपोर्ट्स कहाँ पहुंच गई, खुदा के गजब से डरें। ये बहुत जो है तकलीफ दे और तकलीफ। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद भाई, पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद सालों के अंदर 450 अरब रुपए की मशीनरी इंपोर्ट हुई है, ये बड़ी खुशाइन बात है। 100 अरब से ज़्यादा के नए टेक्सटाइल प्रोजेक्ट्स लगे हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है। फैसलाबाद के अंदर मजदूर नहीं मिलता टेक्सटाइल फैक्ट्री को, इसका मैं खुद विटनेस हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पिछले 4 महीनों के अंदर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो $6 अरब से ज़्यादा है। ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के डेटा जो है जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं था। अब ये तनाजुर कि एक तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि भाई महंगाई अभी होनी है, मतलब पेट्रोल की कीमत अभी बढ़नी है, चीज़ों को रोकने के लिए बात की। हमने बहुत सारे माहिरीन से बात कर ली। अगर हम इस सारे तनाजुर को देखें कि एक तरफ एक्सपोर्ट बढ़ रही है, मशीनरी आ रही है, रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ डॉलर जो है वो 160-165 के दरमियान होगा, तीसरी तरफ हमें अभी महंगाई का मुकाबला करना है और ये पैकेज 120 अरब रुपए का। अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ, आपसे कहूँगा तो हमें आने वाले 6 महीनों में सूरत हाल क्या नज़र आ रही है? देखिए, आइंदा 6 महीनों के अंदर सूरत हाल आपकी डेफिनेटली, मुझे जो उम्मीद है अल्लाह की तरफ से कि बहुत अच्छी आपकी हो सकती है। अच्छा, उसके 2-3 वजूहात हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया कि जितनी मशीनें आई हैं और जिस तरह से आपके एक्सपोर्ट बढ़ रही है, अब अगर गवर्नमेंट इस पर 2-3 काम कर लेना, देखिए एक जो बड़ी ख़तरनाक बात है ना जी, वो ये है कि अगर आप गौर करिएगा, हिस्ट्री उठा के देखें तो आपका जो डॉलर का डेफिसिट बढ़ना शुरू है ना, वो LNG की बात से बढ़ना शुरू है। उसका फैसला ठीक करे, वो तो भी कह रहे हैं। जब आप LNG इंपोर्ट नहीं करते थे ना, उस वक्त भी सनतों को 1 दिन के लिए गैस नहीं मिलती थी और CNG की 2 दिन की स्ट्राइक, 2 दिन के लिए CNG बंद होती थी। जी। आपने बिलियंस डॉलर की LNG इंपोर्ट करने के बाद अब सनतों को 1 के बजाय 2 दिन की लोड शेडिंग होती है और CNG कभी कभार 2 दिन के बजाय 4-4 दिन की हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ना मैनेजमेंट का मसला है, नहीं, यहाँ पे माफिया का मतलब है कि यहाँ पे कोई माफिया है जो आपकी LNG को इंपोर्ट करके आपके मुल्क की इकनॉमी को तबाह कर रहा है। देखिए, गैस एक नेचुरल गैस है। दुबई तेल निकाल रहा है, कतर तेल निकाल रहा है, सऊदी अरब तेल निकाल रहा है। आपने क्या पिछले 50 साल में सुना कि यार उन्होंने तेल निकाला तो उनका तेल ख़त्म हो गया?
हमारे गैस कैसे ख़त्म हो जाएगी? हमारे मिनिस्टर कह रहे हैं हमारे पास गैस खत्म हो रही है। हमारे पास गैस बहुत है, लेकिन उस गैस को निकालने के लिए जो उनके कुएं हैं, उनकी जो सर्विसिंग के लिए जो बजट होता है वो 100%, मैं आपको 99% नहीं कह रहा, 100% बजट जो होता है वो मिसयूज हो जाता है। तो जब आप उसकी सर्विसिंग नहीं करेंगे, जब इन लाइनों में कार्बन आ रहा होगा, जब आप गैस की, तो यहाँ फिर मैनेजमेंट का मसला है, यह माफिया का मसला है, ये माफिया है। मैं मैनेजमेंट कहता हूँ, राशिद साहब माफिया कहते हैं। अच्छा शाह इमाम साहब, अब ये जो सूरत हाल है कि हम इन सारे डेटा को देखें, एक्सपोर्ट की इन तमाम चीज़ों को, और ये बहुत सारी चीज़ें आपने भी जो है वो तलाश की हैं, लिखी हैं, हम आने वाले 6 महीनों में लोगों को क्या तरगीब दें? अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं भाई होशियार, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई अभी आई नहीं है, महंगाई अभी आएगी, लोगों को करना क्या चाहिए, खासतौर पर मिडिल क्लास को क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में आपको जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स है ना, वो ओवर पॉपुलेशन है। ये हो नहीं सकता कि आपके पास लिमिटेड एग्रीकल्चर लैंड है, आपके पास लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज हैं, और बच्चे और 22 करोड़ की आपने आबादी है। जब पाकिस्तान बना था उस वक्त हमारी आबादी 4 करोड़ थी, और 2050 तक का ये है कि ये 50 करोड़ हो जाएगी। तो आपको अपने इनहेरेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के, एजुकेशन के स्ट्रक्चर के, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के, इन सारी चीज़ों को आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर आप लेके, अब ये जो गवर्नमेंट है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो टीम है, डॉक्टर अशफाक जो यंग ऑफिसर हैं और चेयरमैन बने हैं, तारिक खुदा कस्टम्स के मेंबर, लाइन मेंबर हैं, मेंबर ऑपरेशंस हैं, इस तरह के जो लोग हैं, और 1-1.5 साल से आप देखेंगे रेवेन्यू, देखें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जो भी टारगेट मिलता है वो पूरा कर देता है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है एक्सपेंडिचर साइड पे। एक्सपेंडिचर साइड किधर है? वो सूबों में है। देखें, FBR जो है वो बाप का रोल अदा करता है, पैसे ला के देता है। अगर माँ फुअड़ है, बीवी फुअड़ है और पैसे बर्बाद कर देता है, आपका जो एक्सपेंडिचर साइड है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करें, या कि जो है आपके जो है वो क्रिएशन ऑफ जॉब्स हो, आपकी क्रिएशन ऑफ वेल्थ हो। जो इन्होंने कर्जा कम किया उससे पैसे की लिक्विडिटी बढ़ी, आप सेल्स टैक्स टाइम पे दिया गया फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, तो इंडस्ट्रियलिस्टों को पैसा मिला, उससे बेरोजगारी नहीं हुई, वरना कोविड के दौरान लोग ले ऑफ हो जाते। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है वो पूरा, और फिर इंटरनेशनल सिनेरियो में जो पेट्रोल का जो 30 सेकंड बाकी है, पाकिस्तानी क्या करें 6 महीने? पाकिस्तानी जो है दिल लगा के जो है ना दुआ करें कि हमारे हालात ठीक हो जाए। दुआ पे मामला ख़त्म हो रहा है। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद अहमद सिद्दीकी साहब। दुआ पे मामला रुका हुआ है और पाकिस्तान दुआ की सूरत में जद्दोजहद के बाद बना था, अब फिर दुआ का मामला है। देखते हैं इमरान खान साहब कितना पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करते हैं और किस तरह पाकिस्तानी कौम इस मरहले से निकलती है। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, पाकिस्तान में कारखाने लग रहे हैं। बस थोड़ा सा मुश्किल वक्त है जिसको बहुत तहम्मुल के साथ गुजारना है। प्रोग्राम ये ख़त्म करो, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।